हेलो ऑल, वेलकम टू सक्सेस जर्नी। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जनरल इंजीनियरिंग की प्रैक्टिस सेट्स। इससे पहले हम लोगों ने चार्ट प्रैक्टिस सेट डिस्कस कर लिए थे। ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 5, जो कि अभी आने वाले एग्जाम के लिए बीपीएससी एई के लिए खास करके ये बहुत यूज़फुल होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये क्वेश्चन सिर्फ सफिशिएंट नहीं है, इससे आपको जरूर इतनी हेल्प जरूर मिल जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आपको एक रास्ता मिल जाएगा। ठीक है, 10 या 20 या 50 क्वेश्चन कर लेने से सॉल्व तो पूरा नहीं हो जाएगा, बट मैं इतना जरूर कहता हूँ कि अगर आप बने रहे तो मैं आपको इस स्टेज तक जरूर पहुंचा दूंगा जिसमें आप खुद आराम से समझ जाए कि किस तरह के क्वेश्चंस जनरली एग्जामिनेशन में आते हैं और उसको कैसे प्रिपेयर किया जाए। तो बस बने रहिए और देखते रहिए वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ क्यूरिंग पीरियड ऑफ कंक्रीट एंड द क्यूरिंग टेम्परेचर इज कॉल्ड। प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? देखिए, कंक्रीट के केस में एक टेस्ट होता है जिसे कहते हैं मैच्योरिटी टेस्ट। मैच्योरिटी टेस्ट ये किस लिए होता है कि कंक्रीट कितना मैच्योर हुआ है उसको टेस्ट करने के लिए, विदाउट मेजरिंग एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंक्रीट। और ये फ्रेश से लेके हार्डन स्टेट तक के बीच में जो टाइम स्पेंड होता है उसको और टेम्परेचर को यूज करके फाइंड किया जाता है। इसमें कोई भी कंक्रीट की प्रॉपर्टी, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये सब कुछ भी यूज नहीं किया जाता। दिस इज व्हाट कॉल मैच्योरिटी टेस्ट। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि इससे हम फाइंड कर सकें कि कब स्ट्रेंथ गेन हो गया कंप्लीटली, ताकि हम फॉर्मवर्क को रिमूव कर सकें। तो मैच्योरिटी क्या होता है? मैच्योरिटी इज इक्वल टू समेशन ऑफ टेम्परेचर इनटू टाइम स्पेंड। तो जब से हमने इसको मिक्स किया वाटर के साथ, उसका कितना टाइम स्पेंड हुआ है और ये टेम्परेचर। और याद रखिए, इसमें टेम्परेचर री नॉक करते हैं हम -11 डिग्री सेल्सियस से। तो कभी कभी क्वेश्चन में ये भी आता है कि फॉर द मैच्योरिटी टेस्ट व्हाट इज द टेम्परेचर फ्रॉम वेयर मैच्योरिटी इज री नॉक्ड। तो -11 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन है, प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं? मैच्योरिटी ऑफ द कॉन्क्रीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एडिशन ऑफ लाइम एंड एडिशन ऑफ लाइम टू सीमेंट कॉन्क्रीट। पहले के टाइम में भी हम देखते थे कि पहले लाइम यूज होता था सीमेंट की जगह। जब से सीमेंट इन्वेंट हुआ उसके बाद हमने लाइम यूज करना छोड़ दिया। तो पुराने जो भी मॉन्यूमेंट्स हैं वो सब लाइम पे बने हुए हैं। तो लाइम के साथ क्या डिमेरिट क्या है जो इसको रिप्लेस कर गया सीमेंट? वो ये है कि ये इसकी सेटिंग टाइम बहुत ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ भी कम होती है। मतलब ये सेट होने में बहुत सा टाइम लेता है एज कम्पेयर टू सीमेंट, और स्ट्रेंथ भी अल्टीमेटली सीमेंट से कम होता है। ये दो डिमेरिट की वजह से ये रिप्लेस हो गया सीमेंट के द्वारा। लेकिन इसमें एक खास प्रॉपर्टी है वाटर रिटेंटिविटी की। वाटर रिटेंटिविटी कि ये वाटर को रिटेन करके रख सकता है अपने अंदर बहुत लंबे समय तक, जो कि सीमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि वाटर को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके रखता है और वाटर को जब जरूरत पड़ती है तो सीमेंट को देता है। तो अगर हम कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट में अगर हम लाइम को ऐड करते हैं तो क्या होता है कि एडिशनल क्यूरिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। एडिशनल ऑलरेडी उसके अंदर वाटर प्रेजेंट होता है। तो इससे क्या होता है? वर्केबिलिटी इंक्रीज होता है। हायर द वाटर कंटेंट, हायर द वर्केबिलिटी। तो लाइम्स की इंक्रीज करने से क्या होता है? वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाता है एंड अल्टीमेटली वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेंथ भी बढ़ने ही वाला है। ठीक है, सॉरी, वाटर कंटेंट इंक्रीज हो रहा है तो वर्केबिलिटी बढ़ रहा है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि इससे कंप्रेसिव स्ट्रेंथ घट रहा है, वाटर सीमेंट रेशियो घट रहा है। ठीक है, वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो रहा है तो स्ट्रेंथ घट रहा है, डाउनफॉल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि लाइम कोई खास कंट्रीब्यूट तो करता नहीं है स्ट्रेंथ में, तो इसलिए वर्केबिलिटी तो इंप्रूव होती है बट उससे स्ट्रेंथ पे काफी इफेक्ट पड़ता है। लेकिन हम इसको वहां पे यूज कर सकते हैं जहां पे वर्केबिलिटी हमारे लिए ज्यादा यूजफुल है स्ट्रेंथ के मुकाबले, जैसे कि प्लास्टिंग वर्क वगैरह है। वहां पे वर्केबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट उतनी हाई नहीं होती है। तो जहाँ पे लो स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट है वहां पे हम लाइम को यूज कर सकते हैं सीमेंट कॉन्क्रीट में, या फिर सीमेंट मोटार में भी इवन। नेक्स्ट है, इन टिम्बर ड्राई रॉट इज कॉज ड्यू टू। क्वेश्चंस को मैंने इस तरह से लिया है कि आपको एटलीस्ट पूरे आपको मैं कवर करवा सकूं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो और क्या क्या पूछे जाते हैं। और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैंने वैसे ही क्वेश्चन रखे हैं। तो टिम्बर के केस में, टिम्बर वो वुड्स के पोर्शन होते हैं जिसको हम स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए यूज करते हैं, दैट इज व्हाट कॉल्ड टिम्बर। ठीक है, तो टिम्बर और वुड में ये डिफरेंस है। तो इसमें कई सारे डिफेक्ट्स होते हैं। तो कह रहे हैं ड्राई रॉट किसके कारण से होता है? देखिए, डिफेक्ट्स इन टिम्बर के 5 रीजन हो सकते हैं। पहला है ड्यू टू कन्वर्जन। जब हम कन्वर्ट कर रहे होते हैं स्ट्रक्चरल फॉर्म में वुड से टिम्बर को, तो उस समय जो डिफेक्ट आता है उसको कहते हैं डिफेक्ट ड्यू टू कन्वर्जन। दूसरा है फंगाई की वजह से। तीसरा है इंसेक्ट की वजह से। चौथा है नेचुरल फोर्सेस की वजह से, टेम्परेचर, प्रेशर, इनकी वजह से। एंड लास्ट है सीजनिंग की वजह से, प्रॉपर सीजनिंग नहीं होता है उसकी वजह से।
अब यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिया है कि कौन से इफेक्ट की वजह से कौन से डिफेक्ट होते हैं टिम्बर के अंदर। तो कन्वर्जन की वजह से आप जब भी नाम देखो आप समझ जाओ, चिप मार्क, डायगोनल ग्रेन, टर्न ग्रेन और वेन, ये नाम से जो डिफेक्ट होते हैं ये कन्वर्जन के कारण से होते हैं। तो एग्जामिनेशन में यही पूछा जाता है कि नेम दे देगा, बोलेगा बताओ इनमें से ये किसके द्वारा होता है। तो कन्वर्जन से ये होते हैं। फंगाई की वजह से, अच्छा फंगाई के लिए फेवरेबल कंडीशन कब है, कब टिम्बर में फंगाई का डेवलपमेंट होता है, तो उसके लिए दो कंडीशन का होना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोनों ही कंडीशन जब तक प्रेवेल नहीं होगा तब तक फंगाई नहीं आएगा। पहला है मॉइस्चर कंटेंट शुड बी ग्रेटर देन 20%। अगर मॉइस्चर कंटेंट कम है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा हुआ 20% से तो एक कंडीशन हुआ। दूसरा एंड एयर प्लस वार्म कंडीशन, एयर प्रेजेंट हो, सफिशिएंट एयर प्रेजेंट हो और कंडीशन कैसा हो, लिटिल बिट वार्म हो, वेट कंडीशन या मॉइस्टी कंडीशन ना हो, वार्म कंडीशन हो, मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज़्यादा हो, तो फंगाई के लिए फेवरेबल कंडीशन है। और फंगाई की वजह से डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं, ब्लू स्ट्रेन, ब्राउन रॉट, ड्राई रॉट। तो रॉट वाले जितने भी हैं, वेट रॉट, हर्ट रॉट, वाइट रॉट, ये सब किसके अंदर होते हैं, फंगाई की वजह से। सांप स्ट्रेन ये सब आता है किसकी वजह से, फंगाई की वजह से। इंसेक्ट्स में कौन कौन से होते हैं, हम जानते हैं कि टर्माइट होता है, दीमक जिसे कहते हैं, व्हाइट एंट, बीटल्स, मरीन बोरर्स, ये सब क्या है, इंसेक्ट के टाइप्स हैं, जो कि ये वो इंसेक्ट्स हैं जो टिम्बर को बर्बाद करते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल फोर्सेस। नेचुरल फोर्सेस की वजह से जो डिफेक्ट होता है उसको क्या कहते हैं, बर्ल, कैलस, केमिकल स्ट्रेन, कोर्स ग्रेन, डेड वुड, डक्शिनेस, फॉक्सीनेस। इसमें से डक्शिनेस और फॉक्सीनेस बार बार पूछा जाता है। और रिंदगाल ये भी कई बार पूछा जाता है, रिंदगाल एंड सेक्स एंड नोट्स। तो ये नीचे के जो चार पांच है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये किसकी वजह से होता है, तो कंफ्यूज नहीं होने का, ये होता है नेचुरल फोर्सेस की वजह से। लास्ट है सीजनिंग। सीजनिंग की वजह से बो, कप, ट्विस्ट, स्प्रिंग, स्प्लिट, हनी कॉम्बिंग एंड रैप, ये सब किसकी वजह से होता है, सीजनिंग की वजह से, प्रॉपर सीजनिंग नहीं होने की वजह से। अब आते हैं हम लोग, ड्राई रॉट इज कॉज ड्यू टू, ड्राई रॉट कहाँ है, यहाँ है। तो ये किसकी वजह से होता है, फंगाई की वजह से। अब इसमें कारण क्या पूछा है कि इज कॉज ड्यू टू, ठीक है, कि सिचुएशन कौन सा है, कंडीशन कौन सा है। तो हमने कंडीशन देखा कि मॉइस्चर कंटेंट 20% से ज्यादा हो और एयर प्लस वार्म कंडीशन हो। तो देखिए अटैक ऑफ फंगाई तो बिल्कुल है, लेकिन कह रहा है कि कारण क्या है उसका, फंगाई के अटैक का कारण क्या है वो बताओ, कौन करता है ये नहीं। ठीक है, तो ये आंसर सही नहीं होगा। हमें बताना है कि कॉज ड्यू टू, कंडीशन ऐसी कौन सी होती है जिसमें फंगाई अटैक करने लगता है। तो अल्टरनेट वेट एंड ड्राई कंडीशन नहीं, इनसफिशियंट सर्कुलेशन ऑफ एयर। जब सफिशियंट सर्कुलेशन ऑफ एयर नहीं होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, ये टिम्बर के अंदर ड्राई रॉट जनरेट होना शुरू होगा। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड आया है, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तब याद कर लो, अगर आपका बैकग्राउंड क्लियर नहीं है तो। अदरवाइज मैंने यहाँ पे सारा डिटेलिंग बता दिया। ठीक है, अब इसको रट लो, इनसफिशियंट सर्कुलेशन ऑफ एयर की वजह से क्या होता है, ड्राई रॉट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्लेजिंग इज यूज टू मेक अर्दनवेयर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया वेरियस एग्जामिनेशन में। ग्लेजिंग क्या होता है, ग्लेजिंग हम अर्दनवेयर पे या स्टोन वेयर की, अर्दनवेयर पे मेनली करते हैं, उसके ऊपर एक फेल्सपार का या किसी और भी मिनरल्स का हम एक लेयर चढ़ा देते हैं जब वो मैन्युफैक्चर हो रहा होता है उसी टाइम पे, ताकि उसके वेदरिंग रेजिस्टेंस जो है वो काफी बढ़ जाए, वेदर रेजिस्टेंस काफी बढ़ जाए। दिस इज व्हाट कॉल ग्लेजिंग। ब्रिक, टाइल्स, अर्दनवेयर एंड स्टोनवेयर्स आर ग्लेज्ड बाय एन इम्परवियस फिल्म टू प्रोटेक्ट द सरफेस फ्रॉम केमिकल अटैक एंड अदर वेदरिंग एजेंसी। ठीक है, यही है ग्लेजिंग। तो ग्लेजिंग अर्दनवेयर को क्या बनाता है, इम्परवियस बनाता है, बाहर की जो इफेक्ट है वो इंटीरियर तक ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया हुआ है। तो ये क्या करता है, ग्लेजिंग इम्परवियस बनाता है अर्दनवेयर। नेक्स्ट है परसेंटेज ऑफ डाई कैल्शियम सिलिकेट इन सीमेंट। सीमेंट के चार कंपाउंड है फेमस, बोगिस कंपाउंड जिसे कहते हैं, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C3S, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एलिकेट एंड टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट फ्राइड। इसका कॉमन जो सिंबल है C3S, C2S, C3A और C4A है। C3S और C2S मेनली स्ट्रेंथ में काम में आता है, C3A सेटिंग के लिए काम में आता है, और C4A का जनरली कोई लॉन्ग ड्यूरेशन में कोई खास रोल नहीं होता, बट ये फॉर्म होता है इसलिए हम इसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसके केमिकल फॉर्मूला ये होता है, फॉर्मूला नहीं पूछते हैं वैसे तो, बट अगर पूछते हैं तो आप नाम से याद रख सकते हो। ट्राई कैल्शियम है 3CaO आएगा, सिलिकेट है तो SiO2 आएगा, इस तरह से नेम है। अब पूछा इसमें क्या है कि डाई कैल्शियम सिलिकेट का कितना है, मतलब C2S का परसेंटेज कितना होता है। तो यहाँ पे मैंने आउट ऑफ टोटल परसेंटेज 100% मैंने सभी का परसेंटेज लिख दिया है कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट अबाउट 25 to 50% होता है, लेकिन नॉर्मली 40% रहता है। तो आप सिर्फ इन वैल्यू को याद कर लें। ठीक है, कि अबाउट 9%, 40, 32, 10.5 एंड 9, मैंने उसी ऑर्डर में लिखा है जिस ऑर्डर में यहाँ पे कंपाउंड्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया एलाइट, या फिर एलाइट इसका दूसरा नाम है। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछते हैं कि एलाइट, बेलाइट, सेलाइट और फेलाइट किसको बोलते हैं। ठीक है, 40%,
32%, 11% अप्रोक्सीमेट एंड 9%। तो 40, 32, 11 एंड 9। ठीक है, अब किसके बारे में पूछा है? डाइगल्सियम। तो ये 32 के बराबर होता है, अबाउट। यहाँ पे 30% नियरेस्ट ऑप्शन है, तो अबाउट 30%। ठीक है, ये होता है C3S, होता है अर्ली स्ट्रेंथ के लिए, जो 28 डेज स्ट्रेंथ मिलता है उसके लिए काम में आता है, मतलब ये कॉज करता है 28 डेज स्ट्रेंथ को। C2S क्या करता है? अल्टीमेट स्ट्रेंथ आफ्टर 1 ईयर प्रोवाइड करता है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ, 1 साल के बाद ये स्ट्रेंथ में कंट्रीब्यूशन देना शुरू करता है। C3 क्या होता है? सेटिंग के लिए होता है, ये सेट करता है लिक्विड से या फिर सेमी प्लास्टिक से प्लास्टिक में कन्वर्ट करता है या फिर सॉलिड में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है ब्रेकिंग अप ऑफ कोहेजन इन अ मास ऑफ कंक्रीट इज कॉल्ड। कोहेजन जो लूज करता है कंक्रीट, उसको क्या कहते हैं? ये थोड़ा घुमा के लिखा हुआ है, लेकिन इसका अगर हम मीनिंग समझ गए तो आप समझ जाएंगे सेग्रीगेशन के बारे में बात कर रहा है। सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग कंक्रीट के अंदर एक कॉमन फेनोमेना है। सेग्रीगेशन में क्या होता है? कोर्सर पार्टिकल और फाइनर पार्टिकल आपस में जब मिक्स कर किए जाते हैं और जब हम प्लेस करते हैं इसको, तो आपस ये सेपरेट होने लगते हैं। दिस इज व्हाट कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेट हो रहे हैं, कोर्सर पार्टिकल अलग हो जाते हैं और जो फाइनल पार्टिकल है वो सेपरेट हो जाता है। दिस इज कॉल्ड सेग्रीगेशन। सेग्रीगेशन के कॉज क्या है? अगर आप काफी हाई हाइट से ड्रॉप कर रहे हो कंक्रीट, मिक्स कंक्रीट को, तो सेग्रीगेशन होता है। दूसरा होता है ब्लीडिंग। अगर आपने ज्यादा वाइब्रेशन कर दिया तो ब्लीडिंग होता है, सरफेस पे वाटर आता है, और सेग्रीगेशन भी ज्यादा वाइब्रेशन से आता है। अगर आपने वाइब्रेटर जरूरत से ज्यादा चलाया है, फिर वाटर कंटेंट ज्यादा है, तो सरफेस पे वाटर का एक फिल्म बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड ब्लीडिंग। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सेग्रीगेशन। नेक्स्ट है इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज मोर। वेरिएंस की वैल्यू ज्यादा है, तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा, और सिग्मा की वैल्यू क्या होती है? टीपी माइनस टी नॉट, पेसिमेटिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम, सीपीएम पर का क्वेश्चन है, डिवाइड बाई 6। ये होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और वेरिएंस क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर। तो पेसिमेटिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम डिवाइड बाई 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा वेरिएंस। और वेरिएंस किस, तो ये वेरिएंस क्या मेजर करता है? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या मेजर करता है कि एवरेज वैल्यू से मोस्ट ऑफ द ऑब्जर्वेशन कितना स्प्रेड है। तो ये क्या मेजर करता है? स्प्रेड को, स्प्रेड ऑफ द रिजल्ट। और ये वेरिएंस क्या मेजर करता है? अनसर्टेनिटी को, अनसर्टेनिटी को। अगर दो कॉन्ट्रैक्टर है, मान लीजिए सेम काम को कर रहा है, तो उसके पास्ट रिकॉर्ड को देखते हुए हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्ट्रैक्टर ज़्यादा इफिशियंट है वर्क करने में और कौन सा कम इफिशियंट है। तो हम उसकी परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए भी सिग्मा स्क्वायर मतलब वेरिएंस का यूज करते हैं। तो वेरिएंस बेसिकली क्या बताता है? अनसर्टेनिटी को बताता है। तो इफ द वैल्यू ऑफ वेरिएंस इज मोर, अनसर्टेनिटी इज मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज। देखिए कोई भी एक्टिविटी है तो उसके दो स्टार्टिंग होते हैं और दो एंडिंग होते हैं। ठीक है, अगर आपने सीपीएम पढ़ा है तो आप अच्छे से जानते होंगे। किसी भी एक्टिविटी को स्टार्ट करने का जो अर्लीस्ट टाइम होता है उसे कहते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, और एक होता है लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, दूसरा होता है अर्लीस्ट फिनिश टाइम, और एक होता है लेटेस्ट फिनिश टाइम। कोई भी काम कितना जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो सकता है और कितना लेट से लेट स्टार्ट हो सकता है। तो जल्दी से जल्दी स्टार्ट होने वाले टाइम को कहते हैं ईएसटी, और लेटेस्ट से लेटेस्ट स्टार्ट होने वाले टाइम को कहते हैं एलएसटी। सिमिलरली कितना जल्दी से जल्दी फिनिश हो सकता है उसको बोलते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम ईएफटी, और कितना लेट से लेट फिनिश हो सकता है उसको कहते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है, एलएफटी। अब क्या बोला है इसमें कि लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मतलब एलएसटी की बात कर रहा है, वो हमेशा क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग नोड। प्रीसीडिंग नोड मतलब जो इससे पहले एक्टिविटी है, जो इससे पहले एक्टिविटी है और इससे पहले जो नोड है। तो प्रीसीडिंग नोड से कि किसके बराबर में होगा? या तो ग्रेटर होगा, ये हमेशा इससे ग्रेटर ही होगा। मान लीजिए इस यहाँ तक पहुंचने का टाइम है 10 डेज, यहाँ तक पहुंचने का टाइम है 20 डेज, तो या तो इससे हमेशा हमेशा ही ग्रेटर होगा, या फिर टू द लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग, या फिर इसके लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के बराबर होगा। ये कभी भी लेस देन नहीं हो सकता कि ये काम खत्म हो रहा है मान लो 50 दिन के बाद और ये काम इसका लेटेस्ट स्टार्ट, कोई मान लीजिए कोई दो काम है, इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम है मान लीजिए 20 डेज, किसी महीने के 20वें दिन में लेटेस्ट फिनिश होने का टाइम है, और दूसरे काम का लेटेस्ट स्टार्ट टाइम 18वें दिन में नहीं हो सकता कभी भी, क्योंकि इसका लेटेस्ट फिनिश टाइम अगर हमने 20वें दिन में दे दिया है और काम अगर 20 दिन के बाद खत्म हुआ और ये दोनों कंकरेंट नहीं है, पैरेलल नहीं है, सीरीज में है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो ये काम नेक्स्ट काम जो है वो 18वें दिन में शुरू हो ही नहीं सकता। इसीलिए इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हमेशा या तो इसके बराबर होगा, जिस दिन खत्म हो रहा है उसी दिन स्टार्ट होगा, या फिर उससे बड़ा हो सकता है, 2 दिन गैप के बाद स्टार्ट हो वो चलेगा। इसीलिए इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग नोड।
नेक्स्ट है अर्लीस्ट डेट 20 वीक्स है, लेटेस्ट डेट है 40 वीक्स। नेक्स्ट है कि इस नोड का, जो इस इवेंट का, सिक्स्थ इवेंट का या फिर इस एक्टिविटी का, यहाँ पे एक्टिविटी है, टी दे रखा है 20 डेज, और लेटेस्ट ये है अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, तो 20वें दिन में स्टार्ट हो सकता है, और लेटेस्ट अर्ली और लेटेस्ट स्टार्ट हो सकता है 25वें दिन में। सिमिलरली ये एक्टिविटी 45th डेज में जल्दी से जल्दी खत्म हो सकता है, और 50 डेज में मैक्सिमम खत्म हो सकता है। इसका ड्यूरेशन है 10 डेज, जो कि हम देख सकते हैं। अब कह रहा है कि एक्टिविटी ई इज कनेक्टिंग बोथ द इवेंट, तो ये एक्टिविटी ई जो है वो कनेक्ट कर रहा है दोनों इवेंट को, एंड इट्स ड्यूरेशन इज 10 वीक्स। इसका ड्यूरेशन क्या है, 10 वीक्स का है, और लिखा भी हुआ है द इंडिपेंडेंट फ्लोट ऑफ द एक्टिविटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लोट से क्वेश्चन आते ही आते हैं, जनरली थियोरेटिकल आते हैं, बट न्यूमेरिकली पूछा जा सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। टाइप्स ऑफ फ्लोट कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है टोटल फ्लोट। टोटल फ्लोट क्या होता है कि बाकी सभी एक्टिविटी को छोड़ दो, आगे का पीछे का, एक एक्टिविटी कितना टाइम डिले हो सकता है, आगे पीछे हो सकता है। तो हमने अभी चार चीज डिस्कस किया, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम। किसी भी दो के बीच में, इसके इन दोनों के बीच में गैप कितना है, या इन दोनों के बीच में गैप कितना है, इसको कहते हैं, दोनों ही बराबर होंगे हमेशा, वो क्या कहलाता है, टोटल फ्लोट। और यहाँ पे कितना है टोटल फ्लोट, 5 डेज का। अगर हम इसमें टोटल फ्लोट फाइंड करने को बोलता तो हम इजिली फाइंड कर सकते थे, कितना, 5 डेज है। दूसरा फ्लोट होता है फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट, फ्री फ्लोट क्या कहता है कि एक एक्टिविटी को कितना हम डिले कर सकते हैं विदाउट अफेक्टिंग अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी। मतलब कि मान लीजिए ये एक्टिविटी, अब इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्टिविटी होगा, तो ये कोई ए एक्टिविटी था यहाँ तक, और इसके बाद सिमिलरली दूसरा एक्टिविटी होगा, तो मान लेते हैं इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ है, अर्लीस्ट फिनिश, अर्लीस्ट और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम यहाँ पे है। सिमिलरली इसका लेटेस्ट अर्लीस्ट फिनिश टाइम यहाँ पे है, और लेटेस्ट फिनिश टाइम यहाँ पे है। अब कह रहा है कि टोटल फ्लोट में क्या करते हैं कि हम किसी भी एक एक्टिविटी को कितना, मतलब सेम एक्टिविटी को कितना डिले करें कि आगे वाले एक्टिविटी का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम अफेक्ट ना हो। मतलब जो इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, अगर मान लो इसको मैं लेटेस्ट फिनिश टाइम पर एंड करता हूँ, तो जाहिर सी बात है इसके बीच में जितना गैप है वो, तो कह रहा है कि हम इस एक्टिविटी को कितना आगे बढ़ा सकते हैं ताकि अगले एक्टिविटी का EST अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम इफेक्टेड ना हो। जैसे कि इस केस में देखते हैं, तो इस केस में क्या है कि नेक्स्ट जो एक्टिविटी है उसका कितना है, तो देखिए यहाँ पे ये कब खत्म हो रहा है, 10th वीक में। ये कब खत्म हो रहा है, 10th वीक में। तो देखिए, तो ये 10th वीक में, मतलब यहाँ से जो नेक्स्ट होगा वो 10th वीक में स्टार्ट होगा, और इससे पहले कितना है, तो 45 माइनस 20, इसका एक्टिविटी ड्यूरेशन कितना है, 45 माइनस 20, तो ये हो गया 25। तो 25 डेज या वीक, तो ये एक्टिविटी लेगा, एक्टिविटी ई, और 10 डेज इसमें गैप है, मतलब इसको हम यहाँ पे माइनस करेंगे, तो कितना आएगा, 45 माइनस 25 हुआ 20 डेज, 20 डेज माइनस 10 डेज, तो ये हो गया 10 डेज फ्री फ्लोट के बराबर। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 10 डेज। ठीक है। इसी तरह से तीसरा फ्लोट होता है इंडिपेंडेंट फ्लोट, कि अगर इंडिपेंडेंट फ्लोट, जनरली इसको इस टॉपिक से थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है, आपको जैसा मैं बता रहा हूँ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट आता है, और वैसा ही क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है। इंडिपेंडेंट फ्लोट क्या होता है कि अगर सारे प्रीसीडिंग एक्टिविटी को लेटेस्ट फिनिश किया जाए और सारे सक्सीडिंग एक्टिविटी को अर्लीस्ट स्टार्ट किया जाए, तब एक एक्टिविटी को कितना डिले किया जा सकता है, उसको कहते हैं इंडिपेंडेंट फ्लो। लास्ट टाइप का फ्लोट होता है इंटरफेयरिंग फ्लोट। इंटरफेयरिंग फ्लोट इज इक्वल टू टोटल फ्लोट माइनस फ्री फ्लोट। ठीक है, तो चार टाइप के फ्लोट होते हैं, इससे डेफिनेशन वाइज क्वेश्चन आता ही आता है, न्यूमेरिकल भी आता है, तो कोई बड़ी बात नहीं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट है इन PERT द स्पैन ऑफ टाइम बिटवीन ऑप्टिमिस्टिक टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम एस्टिमेट ऑफ एन एक्टिविटी इज। देखिए PERT में चार टाइप के टाइम एस्टिमेट होते हैं। पहला है TO ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मतलब एक काम को जल्दी से जल्दी सारे रिसोर्स सब कुछ हम लगा दें तो जल्दी से जल्दी कितना टाइम में खत्म हो सकता है, अर्लीस्ट टाइम बोलते हैं उसको। किसी भी एक्टिविटी को कम से कम कितने समय में खत्म किया जा सकता है, उससे जल्दी पॉसिबल नहीं है, उसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक टाइम। पेसिमेटिक टाइम क्या होता है कि मैक्सिमम डिले कितना हो सकता है, कोई काम को डिले करते करते भी हम कितने दिन में खत्म कर सकते हैं, वो होता है मैक्सिमम टाइम। और एक होता है मोस्ट प्रोबेबल टाइम, TM, मतलब कि उस काम की खत्म होने की संभावना एक्चुअल सिनेरियो में कितनी है।
इन तीनों टाइम को यूज करके हम एक निकालते हैं एक्सपेक्टेड टाइम टीई, जिसका फॉर्मूला होता है टी नॉट प्लस टी पी प्लस 4tm डिवाइड बाई 6। इसमें आप देख सकते हो कि मोस्ट प्रोबेबल टाइम का वेटेज कितना है, 4 टाइम्स है एज कंपेयर टू ऑप्टिमिस्टिक एंड पेसिमिस्टिक टाइम। तो इससे हम निकालते हैं एक्सपेक्टेड टाइम। ठीक है, तो इसमें 4 टाइम होते हैं किसमें, पर्ट में। अब पूछा इसमें क्या है कि ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक टाइम के एस्टिमेट के बीच में कितने का स्पैन होता है, तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व अगर हम इसका देखें तो इस टाइप से होता है। ये है एक्स बार मतलब एवरेज टाइम यहाँ पे, तो इससे इधर का डिस्ट्रीब्यूशन कितना होता है। तो अगर हम देखें इधर होता है, एक तरफ होता है इधर टीपी पेसिमेटिक मतलब मैक्सिमम टाइम, और इधर होता है टी ओ ऑप्टिमिस्टिक टाइम। तो इसकी बीच की दूरी कितनी होती है, एक्स बार माइनस टी ओ इज इक्वल टू एक्स बार माइनस 3 सिग्मा के बराबर। और टीपी कितना होता है, एक्स बार मतलब एवरेज टाइम माइनस 3 सिग्मा। तो दोनों तरफ की वेरिएशन कितनी होगी, यहां से यहां तक की डिस्टेंस 3 सिग्मा माइनस डायरेक्शन में और 3 सिग्मा प्लस डायरेक्शन में, टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 6 सिग्मा। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे टी पी माइनस टी ओ, तो ये क्या हो जाएगा 6 सिग्मा के बराबर। तो आंसर क्या हो गया 6 सिग्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। फ्रक्शन रूल इज कनेक्टेड विद, ये बहुत बार क्वेश्चन में आता है कि ये रूल का क्या काम है, मतलब ये रूल हम कहाँ पे यूज करते हैं। तो क्या करते हैं, नोड की नंबरिंग के लिए यूज करते हैं, नोड की नंबरिंग के लिए कि नंबर 1 मान लीजिए बहुत सारी एक्टिविटी है ऐसे कनेक्टेड है, तो इसकी नंबरिंग कैसे करेंगे, पहला कौन सा आएगा, दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा, चौथा कौन सा आएगा, उसके लिए हम कौन सा यूज करते हैं, फ्रक्शन रूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट क्रैशिंग इज डन। टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन जो करते हैं उसमें हम क्या करते हैं कि किसी भी अगर प्रोजेक्ट को मुझे जल्दी से जल्दी फिनिश करना है, तो हम क्या स्टार्ट करते हैं, जो काम सबसे कम कॉस्ट में जल्दी से जल्दी खत्म हो सकता है उसको सेलेक्ट करके उसको क्रैश करना शुरू कर देते हैं, और वो कौन से लाइन पे हो, क्रिटिकल पाथ पे हो। यही है टाइम कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। इसके लिए क्या है, ऑन ऑल द एक्टिविटीज नहीं, जिसकी कॉस्ट स्लोप लिस्ट हो और वो क्रिटिकल पाथ पे हो। ऑन ऑल द एक्टिविटीज लाइंग ऑन द क्रिटिकल पाथ, ये तो राइट बात है, लेकिन ऑल द एक्टिविटीज नहीं, सबसे पहले हम किसको क्रैश करेंगे, जो क्रिटिकल एक्टिविटी पे सबसे लिस्ट कॉस्ट स्लोप का होगा। ओनली ऑन एक्टिविटी लाइंग ऑन द ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ एंड हैविंग फ्लैटर कॉस्ट स्लोप मतलब लिस्ट कॉस्ट स्लोप। उसके बाद हम फिर दूसरे पे जाएंगे कि सेकेंड हायर कौन है। ठीक है, इस तरह से हम आगे की तरफ मूव करते हैं। तो ओनली ऑन एक्टिविटी लाइंग ऑन ओरिजिनल क्रिटिकल पाथ एंड देन जिसका लिस्ट कॉस्ट स्लोप सबसे कम हो, मतलब उसको एक दिन घटाने के लिए उस एक्टिविटी को या उस वर्क को सबसे कम खर्चा हो रहा हो, उसको सबसे पहले चूज करते हैं, फिर उससे सेकेंड हायर को चूज करते हैं, फिर थर्ड हायर को चूज करते हैं, थर्ड लोएस्ट को, सॉरी, कॉस्ट के मामले में। इन कॉस्ट टाइम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ अ प्रोजेक्ट द प्रोजेक्ट कैन बी क्रैश्ड बाय एक्सपेडिटिंग, अभी हमने डिस्कस किया क्रिटिकल एक्टिविटीज हैविंग मिनिमम कॉस्ट स्लोप। ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ऑल एक्टिविटी ऑन क्रिटिकल पाथ, ये आंसर इनकरेक्ट है। एक्टिविटी तो करते हैं लेकिन सबसे पहले हमें वो एक्टिविटी सेलेक्ट करना होता है जिसमें हमें सबसे कम से कम खर्चा आ रहा है, उसको एक दिन पर यूनिट टाइम रिड्यूस करने में, फिर उसके बाद उससे सेकंड हायर फिर थर्ड हायर पे जाते हैं। नेक्स्ट है द मोस्ट कॉमन डिवाइस फॉर मेजरिंग डिस्चार्ज थ्रू चैनल। अब आ गए हम फ्लूइड मैकेनिक्स में। फ्लूइड मैकेनिक्स का क्वेश्चन है कि डिस्चार्ज मेजरिंग के कौन कौन से डिवाइस होते हैं। तो डिस्चार्ज मेजरिंग के दो जगह पे आपको काम आएगा, एक तो पाइप फ्लो के लिए अलग याद रखना है आपको, और एक ओपन चैनल फ्लो के लिए अलग याद रखना है। ठीक है, तो पाइप फ्लो के लिए तुम जानते हैं वेंचुरी मीटर होता है, उसके बाद वियर होता है, उसके बाद नोच होते हैं, ये सब किसके लिए है, पाइप फ्लो के लिए। अब हम बात करेंगे ओपन चैनल के लिए। तो ओपन चैनल में डिस्चार्ज के लिए कौन सा यूज होता है या फिर वेलोसिटी के लिए कौन सा यूज होता है। तो देखिए वेंचुरी फ्लूम क्या करता है, ओपन चैनल फ्लो में डिस्चार्ज मेजर करके देता है, डिस्चार्ज मेजर करके देता है। करंट मीटर क्या करता है, ओपन चैनल फ्लो में वेलोसिटी मेजर करके देता है। तो ये ऊपर वाले दोनों किसके लिए हो गए, ओपन चैनल फ्लो के लिए, एक हो गया वेलोसिटी के लिए और एक हो गया वेंचुरी मीटर के। करंट मीटर हमेशा पॉइंट वेलोसिटी देता है, किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी देगा, एवरेज वेलोसिटी नहीं देगा, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पाइटोट ट्यूब। पाइटोट ट्यूब क्या करता है, वेलोसिटी देता है किसका, पाइप फ्लो का वेलोसिटी। और डिस्चार्ज के मैंने बता दिया वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर या फिर वियर और नोच, ये सब पाइप फ्लो के अंदर वेलोसिटी देते हैं। तो पाइप और ओपन चैनल फ्लो में आपको डिस्टिंग्विश करना है, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट है
फ्रॉड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स। एग्जाम में रेशियो से एक क्वेश्चन जरूर आते हैं क्योंकि बहुत सारे हमारे पास नंबर्स हैं। मैं एक बार सभी का नंबर आपको रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेनॉल्ड्स नंबर से। रेनॉल्ड्स नंबर इज द रेशियो ऑफ, सभी के न्यूमरेटर में हमेशा इनर्शिया फोर्स ही होगा, डिनोमिनेटर में सिर्फ चेंज होगा। ठीक है, न्यूमरेटर में हमेशा इनर्शिया फोर्स ही रहने वाला है। डिनोमिनेटर में अगर हम रेनॉल्ड्स नंबर की बात करें तो यहाँ पे आता है विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स। दूसरा आता है फ्रॉड नंबर। फ्रॉड नंबर में भी ऊपर तो इनर्शिया फोर्स ही रहेगा और नीचे क्या आएगा, ग्रेविटी फोर्स, ग्रेविटी फोर्स। तीसरा कौन सा आता है, इलर्स नंबर, इलर्स नंबर। ऊपर अगेन इनर्शिया फोर्स और नीचे प्रेशर फोर्स, इनर्शिया फोर्स अपॉन प्रेशर फोर्स। तीसरा आता है मैच नंबर। मैच नंबर क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन इलास्टिक फोर्स। नेक्स्ट आता है वेबर नंबर, वेबर नंबर, इनर्शिया फोर्स अपॉन सरफेस टेंशन फोर्स। तो ये नंबर से एक न एक क्वेश्चन जरूर आता है और ये सभी डायमेंशन लेस है, मतलब इनकी यूनिट नहीं है क्योंकि हम दोनों फोर्स से फोर्स डिवाइड कर रहे हैं तो यूनिट और डायमेंशन लेस है। ठीक है, इसका कोई भी यूनिट और कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। अब आते हैं क्वेश्चन पे। फ्राउड नंबर इज द रेशियो ऑफ इनर्शिया फोर्स टू, अब फ्राउड नंबर पूछा है तो ग्रेविटी फोर्स। विस्कस फोर्स किसके साथ हो जाएगा, रेनॉल्ड्स नंबर के साथ। सरफेस टेंशन किसके साथ हो जाएगा, वेबर नंबर के साथ। कंप्रेसिव फोर्स का नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। द स्पेसिफिक एनर्जी ई इन अ क्रिटिकल फ्लो एट डेप्थ yc अकरिंग इन अ ट्रायंगुलर चैनल सेक्शन। ये भी काफी फेमस क्वेश्चन है, क्रिटिकल डेप्थ के साथ क्या रिलेशन होता है। तो देखिए क्रिटिकल डेप्थ निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला भी होता है, क्वेश्चन में ये भी आता है कि क्यू स्क्वायर अपॉन जी इज इक्वल टू ए क्यू बाई टी। तो ये क्रिटिकल डेप्थ क्या होता है कि ऐसी डेप्थ जिसपे स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम हो, मिनिमम एनर्जी हो, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम, उसको बोलते हैं क्रिटिकल डेप्थ। उसको फाइंड करने का तरीका क्या है, कैसे फाइंड करेंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन जी और ए क्यू बाई टी, इससे आप किसी भी शेप का फाइंड कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वाई सी, अगर रेक्टेंगल सेक्शन का फाइंड करना है तो आपको सॉल्व करके, ये क्वेश्चन आता है क्वेश्चन में कई बार, क्यू स्क्वायर अपॉन जी डिवाइड बाई रेज टू पावर 1/3। याद रखिएगा ये क्रिटिकल डेप्थ सिर्फ और सिर्फ रेक्टेंगल के लिए ही है एप्लीकेबल, बाकी के लिए आपको यहाँ पे ए की वैल्यू डालनी पड़ेगी। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट करनी पड़ेगी और टॉप विड्थ यहाँ पे इंसर्ट करना पड़ेगा, टी इज द टॉप विड्थ। इन दोनों की वैल्यू आप इंसर्ट करेंगे तब जाके आपको वाई सी की वैल्यू मिलेगी। अब इसमें क्वेश्चन पूछा है कि एनर्जी की वैल्यू में और क्रिटिकल डेप्थ में क्या कोरिलेशन है। ठीक है, एनर्जी की डेप्थ में और कोरिलेशन क्या है, एनर्जी की डेप्थ में और एनर्जी में और क्रिटिकल डेप्थ में क्या कोरिलेशन है। तो मैं आपको नॉर्मली जो शेप यूज होते हैं उसके लिए बता देता हूं। रेक्टेंगल के लिए क्या रिलेशन होता है, रेक्टेंगल के लिए 3.2 मतलब 3/2, 3.2 नहीं 3/2, एक मिनट, 3/2, 3/2। और अगर हम यहाँ पे लिखें 3/2 इंटू वाई सी इज इक्वल टू एनर्जी, एनर्जी इज इक्वल टू 1.5 टाइम्स ऑफ द क्रिटिकल डेप्थ। सिमिलरली अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो 3/2 से नेक्स्ट आगे जाना है आपको 5/4 भी आता है वाई सी, और तीसरा आता है 4/3। तो ये याद करना आसान है, नीचे से हमेशा एक ऊपर इंक्रीज कर देना है। 3/2, 3/4 और सॉरी 4/3 और 5/4, तो आपको नीचे से हमेशा एक इंक्रीज कर देना है। बस ये याद रखना है कि 3/2 के बाद जो नेक्स्ट आता है 4/3, ये आता है पैराबोलिक के लिए, पैराबोलिक प्रोफाइल के लिए। और ये ट्रायंगल के लिए क्या आता है 5/4 इंटू वाई सी इज इक्वल टू ई, और पैराबोलिक के लिए आता है 4/3 इंटू वाई सी। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया रिलेशन फॉर एनर्जी एंड क्रिटिकल डेप्थ। ठीक है, ई मिनिमम एंड क्रिटिकल डेप्थ, ये बेसिकली ई मिनिमम है, मिनिमम एनर्जी में रिलेशन है। आपसे कौन सा पूछा है इसमें, ट्रायंगुलर के लिए पूछा है, तो ट्रायंगुलर के लिए कौन सा है 5/4। अब चाहे तो वो वैल्यू में कन्वर्ट करके पूछ ले या फिर रेशियो पूछ ले। 5/4 क्या हो जाएगा 1.25, आंसर हो जाएगा 8। ठीक है, चलिए ये किसके लिए है, रेक्टेंगल के लिए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द लॉस ऑफ एनर्जी इन हाइड्रोलिक जंप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लॉस ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन हाइड्रोलिक जंप से एक आता ही आता है। देखते हैं कि हाइड्रोलिक जंप में लॉस कितना होता है, तो फार्मूला भी आता है और न्यूमेरिकल भी आता है। फार्मूला यही है पहला वाला, y2 माइनस y1। y1 क्या है प्री जंप डेप्थ, और y2 क्या है पोस्ट जंप डेप्थ। मतलब जंप मान लो यहाँ से यहाँ पे वाटरफॉल हुआ और यहाँ पे ऐसे जंप हुआ,
तो प्री जंप से पहले की जो वाटर की डेप्थ थी वो y1 कहलाता है, और पोस्ट जंप के बाद जो डेप्थ आया वो y2 कहलाता है। तो इन दोनों में क्या रिलेशन होता है? y2 माइनस y1 का होल क्यूब डिवाइड बाई 4y1 y2। कई बार एग्जामिनेशन में डायरेक्ट न्यूमेरिकल आ जाते हैं, आपको सीक्वेंट डेप्थ दिया होगा कि y1 y2 की वैल्यू ये है, और एक और बार पूछा जाता है कि y1 y2 को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं सीक्वेंट डेप्थ। सीक्वेंट डेप्थ y1 y2 आर सीक्वेंट डेप्थ। दिया होगा, आपको बोलेगा कि फाइंड द एनर्जी लॉस, तो आपको ये फॉर्मूला यूज करके एनर्जी लॉस सिंपली फाइंड कर देना है। दूसरा कि y1 और y2 में दूसरा रिलेशन होता है y2 अपॉन y1 इज इक्वल टू हाफ। इस पे भी न्यूमेरिकल आते हैं, या फिर कई बार फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है डायरेक्टली, -1 + 1 + 8 FR1 का होल स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर का अंडर रूट। ये होता है y2 अपॉन y1 का कोरिलेशन। अगर y1 अपॉन y2 निकालना चाहेंगे तो आपको यहाँ पे क्या है कि डेप्थ के रेशियो के साथ आपको फ्रॉड नंबर भी आप फाइंड करने को क्वेश्चन में आ सकता है कि फाइंड द फ्रॉड नंबर। और FR1 मींस फ्रॉड नंबर बिफोर जंप, FR2 मींस फ्रॉड नंबर आफ्टर जंप। तो अगर y1 अपॉन y2 तो सिर्फ यहाँ पे चेंज करना है आपको, ये हो जाएगा FR2 का स्क्वायर, बाकी पूरा सेम रहेगा। ठीक है, बाकी इक्वेशन पूरा सेम रहेगा, सिर्फ यहाँ पे अगर इस रेशियो को इन्वर्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे FR1 की जगह FR2 आ जाएगा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप अल्टरनेट डेप्थ से सॉरी सीक्वेंट डेप्थ से क्या कर सकते हो, फ्रॉड नंबर की वैल्यू फाइंड कर सकते हो, या फिर फ्रॉड नंबर दिया हो y1 दिया हो y2 भी पूछ सकते हैं तो आप वो भी फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द मर्क्यूरी डज नॉट वेट द ग्लास, दिस इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ द लिक्विड नोन एज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक होता है वेटिंग प्रॉपर्टी और एक होता है ड्राइंग प्रॉपर्टी। मतलब कुछ ऐसे लिक्विड होते हैं जो वेट नहीं करता है, मतलब ग्लास में अगर डालोगे तो उससे वेट नहीं होगा ग्लास। जैसे पानी में डालोगे तो पानी क्या करता है, वेट कर देता है सरफेस को, लिक्विड वेट नहीं करता है। तो बेसिकली होता क्यों है, एक कोहेजन की वजह से, क्योंकि कोहेजन इतना ज्यादा होता है मर्क्यूरी में कि वो अपने पार्टिकल पार्टिकल अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है और एडिशन बहुत वीक होता है। होता तो है बिल्कुल कोहेजन की वजह से, बट इसका आंसर आएगा सरफेस टेंशन, क्योंकि वेटिंग प्रॉपर्टी इज प्राइमरली गवर्न्ड बाय सरफेस टेंशन। तो आप इसमें कंफ्यूज होकर कोहेजन मत कर देना, ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, कंफ्यूज करने के लिए बच्चे कोहेजन टिक करते हैं। आंसर है इसका सरफेस टेंशन। बट समटाइम्स इट हैज बीन आल्सो आस्क्ड द सरफेस टेंशन इज कॉज्ड ड्यू टू, देन द आंसर इज कोहेजन ओनली, कोहेजन ओनली। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछते हैं कि सरफेस टेंशन इज कॉज्ड ड्यू टू कोहेजन ओनली, एडिशन ओनली, कोहेजन एंड एडिशन एटसेट्रा। तो आपको यहाँ पे क्या, अगर वो क्वेश्चन आता है कि सरफेस टेंशन इज कॉज्ड ड्यू टू, तो उस केस में आपको सिर्फ और सिर्फ कोहेजन ही टिक करना है। नेक्स्ट आते हैं द एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू। इसके लिए मैं बताता हूँ एक पैमाना, ये है जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर, जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर, और ये क्या है एटीएम, यहाँ पे जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके बराबर। तो इससे ऊपर से अगर कोई वैल्यू मेजर करेंगे जीरो एटीएम से, तो वो हमेशा क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाएगा, चाहे वो एटीएम से ऊपर हो चाहे नीचे हो, कहीं भी हो। अगर हम रेफरेंस लेवल जीरो पे रख रहे हैं तो ये क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट प्रेशर। ठीक है, अब चाहे इसके ऊपर हो चाहे नीचे हो। अब अगर हम रेफरेंस को यहां से शिफ्ट करके इस पे डाल दें एटीएम को, तो अब अगर इससे नीचे का प्रेशर मेजर कर रहे हैं जिसको कहते हैं वैक्यूम प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर। ठीक है, और अगर इससे ऊपर मेजर कर रहे हैं तो इसको कहते हैं गेज प्रेशर, गेज गेज प्रेशर। तो अगर हम पैमाना रख रहे हैं किसको, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो इसके ऊपर की वैल्यू गेज प्रेशर कहलाती है और इसके नीचे की वैल्यू वैक्यूम प्रेशर कहलाती है। और अगर हम रेफरेंस जो एक्सिस है, रेफरेंस लेवल है, वो जीरो एब्सोल्यूट प्रेशर रखते हैं, तो वहां से जो वैल्यू मेजर करते हैं, चाहे वो वैल्यू यहीं तक क्यों ना हो, चाहे वैल्यू यहाँ तक क्यों ना हो, अगर रेफरेंस लेवल ये है तो उसको कहते हैं एब्सोल्यूट प्रेशर। तो कह रहे हैं एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू, तो इस कंसेप्ट को आप जहां पे फिट कर सके यहाँ पे फिट की, जिसमें फिट बैठता है वो आंसर हो जाएगा। क्या एब्सोल्यूट प्रेशर गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, तो हाँ बिल्कुल। अगर मान लो यहाँ के प्रेशर को मुझे रिप्रेजेंट करना है यहाँ से, तो कैसे मेजर करूंगा कि गेज प्रेशर मतलब ये वाला प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब ये प्लस ये, यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये गेज प्रेशर है। क्या गेज प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, नहीं। गेज में से अगर एटमॉस्फेरिक माइनस कर देंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा, गेज में से तो कर देंगे तो ये एब्सोल्यूट नहीं बचेगा। एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस गेज प्रेशर नहीं, गेज प्रेशर माइनस वैक्यूम प्रेशर नहीं, गेज में से वैक्यूम माइनस करेंगे तो कोई इसका रेफरेंस नहीं दिख रहा आपको, तो ये नहीं मिलेगा आपको। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ फ्लोटिंग बॉडी फ्लोटिंग इन अ लिक्विड रिटर्न बैक्स इट ओरिजिनल पोजीशन when given a small angular displacement the body is said to be in stable equilibrium।
मान लो कोई बॉडी है, उसको हमने थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, वो अपनी पोजीशन में दोबारा से वापस आ जाए, उसको बोलते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। अगर जस्ट मतलब आए हल्का सा, लेकिन वो अपनी पोजीशन में आ तो जाए बट सिंक ना हो, आ जाए बट हल्का फुल्का डिस्प्लेस हो जाए, उसको बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर हमने इसको ऐसे टिल्ट किया या फिर यहाँ पे प्रेशर दिया, स्मॉल स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, तो ये सिंक हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो चलिए आज के इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। आप लोग एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है। तो थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर द वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।